संघर्ष में इंसान जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय और कर्म के देवता शनि आने वाले 16 फरवरी को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य के प्रभाव से अस्त होने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च तक अस्त अवस्था में ही गोचर करते हुए हर किसी को प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव अपने अस्त गोचर के दरमियान आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, शनि के इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही साथ शनिदेव के इस कंबस्ट प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं, इसलिए उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, उनको शनि के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। हालांकि अलग अलग ग्रह के अस्त होने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जब शनि और मंगल अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीद बिक्री करना अशुभ होता है। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो यह कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन फिलहाल शनि अभी अपनी ही राशि में है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अस्त होता है तो उसके नेगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि स्वराशि का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह काफ़ी बलवान माना जाता है, इसलिए नेगेटिव परिणाम ज़्यादा नहीं दे पाता। साथ ही साथ यह बात भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि शनिदेव पिछले साल से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और शास्त्र के मुताबिक राहु और शनि का आपस में मिलना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह होगा कि शनिदेव के अस्त होने की वजह से राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट शनि को देखने को मिल रहे थे वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसी भी ग्रह के अस्त होने का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए, आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे कि वराहमिहिर, महर्षि पराशर, इन्होंने बता दिया था कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर सूर्य से दूर होता है या फिर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल में होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त होते हैं। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। क्योंकि हर ग्रह सूर्य से तेज पुंज यानी कि प्रकाश ग्रहण करके चमकता है और कार्य करता है। हालांकि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं जैसे कि गुरु, मंगल, चंद्र, अगर यह ग्रह अस्त होते हैं सूर्य के करीब आकर के तो इनका संपूर्ण प्रभाव खत्म नहीं होता। इसे एक छोटा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रधानमंत्री किसी मंच पर जाता है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है। प्रधानमंत्री राजा होता है तो राजा एक ऐसा पावर है जिसके ऊपर कोई नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं वह सब के सब राजा के नीचे आते हैं। अब अगर उस मंच पर राजा का कोई मित्र है तो राजा के शान और शौकत में तो वृद्धि होगी ही होगी।
साथ में उसके मित्र के भी शान और शौकत में वृद्धि हो जाती है। इसलिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब उनके मित्र सूर्य के पास आते हैं तो भले ही वह राजा के प्रभाव में सूर्य से अस्त हो जाते हैं, लेकिन इनका भी कद बढ़ जाता है। हालांकि शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं, लेकिन उनके पुत्र भी तो हैं। ऐसे में शनिदेव राजकुमार हुए और जब राजा के पास राजकुमार होगा, उसका पुत्र होगा, तो वह हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब जब सूर्य के पास शनि जाते हैं तो भले ही सूर्य थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन शनि को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होती है। यानी कि सूर्य और शनि की युति में सूर्य के द्वारा शनि को बल प्राप्त होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि की युति यहाँ पर कुंभ राशि में होना यह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। कुछ मामलों में देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए शनि आपके दूसरे भाव से गुजर रहे हैं और वहीं पर अस्त होने के लिए जा रहे हैं, जो आपकी राशि के भी स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के स्वामी का अपने शत्रु के द्वारा अपनी मूल त्रिकोण राशि में अस्त होना कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर शनि का शत्रु सूर्य 8वें भाव का स्वामी बनता है, जो समस्याओं का घर होता है, और राशि के स्वामी और अष्टम के स्वामी का कुंडली के दूसरे भाव में इकट्ठा होना कहीं न कहीं यह परेशानियों की सूचना दे रहा है। क्योंकि दूसरा स्थान जो होता है वह आपके कुटुंब परिवार का होता है, आपके धन का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो ऐसे में इन चीज़ों में तकलीफ अवश्य देखने को मिलेगी। इस समय आपके धन खर्च के रूप में चले जाएंगे। 8वें भाव के स्वामी सूर्य शनि के साथ युति बना करके दूसरे भाव में आपको प्रभावित करेंगे। तो इस समय आप हड़बड़ी में आकर के कोई इन्वेस्टमेंट निवेश कर सकते हैं, इससे आपको नुकसान हो सकता है, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। वहीं 8वें भाव के स्वामी होने के कारण इस समय आप गलत लोगों की संगत में आ जाएंगे। सूर्य गलत लोगों से आपको मिलवा देंगे, जो आपको गलत सलाह देंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। जी हाँ, इस समय किसी भी प्रकार से आप निवेश ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। देखा जाए तो मित्र के रूप में भी आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए नेगेटिव थॉट रखने वाले होंगे, दिखेंगे दोस्त और निकलेंगे दुश्मन। ऐसे लोगों से आपको अपने आप को बचा कर रखने की आवश्यकता है। इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में भी वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए पहले तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और दूसरा, इस समय आप जितना ज़्यादा हो सके अध्यात्म धार्मिकता से जुड़ जाइए। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, तो इससे काफ़ी हद तक आपके व्यक्तित्व में शनि और राहु के कारण जो अग्नि तत्व की मात्रा उत्पन्न हो रही है वह बिल्कुल पूरी तरह से बैलेंसिंग अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। देखा जाए तो साधना करना एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन उसके लिए आपके चित्त का स्थिर होना आवश्यक है। तभी जाकर के आप साधना करोगे तो वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा आपका चित्त स्थिर नहीं है तो फिर आप करते रह जाइए, कुछ आपको हासिल नहीं होगा। सो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो समय होगा आपके जीवन में चुनौतियाँ लेकर के आने वाला है, परेशानियाँ लाने वाला है, कठिनाई लाने वाला है। तो इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इन जितने भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से अपने आप को बलवान बना लीजिए, फिर ये समस्याएं आपको परेशान नहीं कर सकती। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, अगर एक बहुत बड़ा जहरीला सांप आपके सामने है और उसके जहर का काट आपको मालूम है तो आप उसके साथ खेलेंगे, लेकिन जिसको मालूम नहीं है वह उससे डरेगा और भयभीत होगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो नेगेटिव इफेक्ट आपको अभी प्राप्त होने की संभावना नज़र आ रही है, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बना करके इन चीज़ों के ऊपर आप हावी हो सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए, आपकी राशि के स्वामी का आपकी जीवन में समस्या, कठिनाई लाना, यकीन कीजिए आपके प्रगति और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ही ला रहे हैं। क्योंकि
शनि पहले आपको मेहनत करवाते हैं, पराक्रम करवाते हैं, उसके बाद वह देते हैं जो अन्य ग्रह नहीं दे सकता। सो मेहनत कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए और जो नेगेटिव इफेक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं उनसे बचने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान के बीज मंत्र का जाप करें और रोजाना आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे काफ़ी हद तक यह समय आपके अनुकूल रहने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।